तो स्टूडेंट्स, आज हमारी चर्चा का विषय है ब्रिटिश मंत्रिमंडल, उसका गठन और उसकी शक्तियां। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल की है, जिसका नेतृत्व इस समय प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कर रहे हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, नेता हैं। 2019 से वो इस पद पर बने हुए हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है उसका गठन कैसे होता है और इसके द्वारा क्या रोल प्ले किया जाता है, क्या भूमिका निभाई जाती है ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में। आप ये जानते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र क्रियाशील है और संसदीय लोकतंत्र की खासियत ये होती है कि यहाँ पर दो तरह की कार्यपालिकाओं का अस्तित्व होता है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, औपचारिक कार्यपालिका, और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो ब्रिटेन में नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति सम्राट में निहित है, साम्राज्ञी में है, और जो वास्तविक कार्यपालक है वो मंत्रिमंडल है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वास्तविक अर्थों में शासन की सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है और मंत्रिमंडल की भूमिका ब्रिटिश राजनीति में इतनी केंद्रीय हो गई है कि कई बार ब्रिटेन के संसदीय शासन को मंत्रिमंडलात्मक शासन भी कह दिया जाता है कि ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है, क्योंकि मंत्रिमंडल के द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन में निर्णायक भूमिका निभाई जाती है, केंद्रीय भूमिका निभाई जाती है। कई शब्दावलियों का प्रयोग किया गया मंत्रिमंडल की इस केंद्रीय स्थिति को देखते हुए विभिन्न संविधान विशेषज्ञों के द्वारा। जैसे रैमजी म्योर ने क्या कहा कि वो राज्य रूपी जहाज का एक परिचालक यंत्र है। जैसे एक जहाज को चलाने में इंजन कार्य करता है, वैसे ही ब्रिटिश राज को चलाने में, ब्रिटिश शासन व्यवस्था को चलाने में मंत्रिमंडल के द्वारा इंजन का कार्य किया जाता है। लॉवेल ने इसको कहा कि राजनीतिक मेहराब की आधारशिला है ये। राजनीतिक भवन की जो नींव रखी जाती है वो नींव मंत्रिमंडल है, ऐसा लॉवेल ने माना। इसके अलावा मैरियट ने, एमरी ने, वेजहॉट ने, इन सब संविधान विशेषज्ञों ने अलग अलग शब्दावली का प्रयोग मंत्रिमंडल की भूमिका को दर्शाते हुए किया है, जो ये बताता है कि ब्रिटिश राजनीति में मंत्रिमंडल की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। और बहुत से विचारकों ने तो इसकी शक्तियों में वृद्धि को देखते हुए इतनी ज्यादा इसकी शक्तियां बढ़ गई हैं, जिसके कारण उन्हें ऐसा लगने लगा है कि एक दिन आएगा जब मंत्रिमंडल अधिनायक बन जाएगा, निरंकुश ढंग से कार्य करने लगेगा। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में यह आशंका निराधार है, क्योंकि अंततः मंत्रिमंडल के ऊपर जनप्रतिनिधियों का कड़ा नियंत्रण होता है। वो संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। ऐसे में उनका निरंकुश बनने की बात कहना तो निराधार प्रतीत होती है, लेकिन साथ ही इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि शक्तियों की दृष्टि से मंत्रिमंडल कितना महत्वपूर्ण है, उसकी भूमिका शासन व्यवस्था में कितनी महत्वपूर्ण है, वो कितना शक्तिशाली अंग है ब्रिटिश शासन व्यवस्था का, ब्रिटिश सरकार का। मंत्रिमंडल की ये जो भूमिका है उसको जानने से पहले हमें ये जान लेना होगा कि जिसे हम मंत्रिमंडलात्मक शासन कहते हैं
या संसदीय शासन कहते हैं, जहां पर मंत्रिमंडल अपना सेंट्रल रोल प्ले करता है, उस मंत्रिमंडलात्मक शासन की क्या विशेषताएं हैं जो उसे अध्यक्षात्मक लोकतंत्र से भिन्न बनाती है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र भी संगठन और स्वरूप की दृष्टि से कई तरह का होता है। संघात्मक लोकतंत्र, एकात्मक लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो ब्रिटेन में जो लोकतंत्र काम कर रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, वो कैसी है? संसदीय प्रणाली की है, मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली की है। संसदीय शासन और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, ये दोनों परस्पर विपरीत हैं संगठन की दृष्टि से। तो ब्रिटेन में जो संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसका अनुसरण दुनिया के बहुत से देशों ने किया है, उस संसदीय शासन की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं को हम एक एक करके देखेंगे। जैसे सबसे पहली विशेषता होती है संसदीय शासन की, या जिसे हम मंत्रिमंडलात्मक शासन कहते हैं, या इसका तीसरा नाम उत्तरदायी शासन भी है। इसकी पहली खासियत ये होती है कि ऐसे लोकतंत्र में दो तरह की कार्यपालिकाएं होती हैं। एक कार्यपालिका औपचारिक रूप की होती है, नाम मात्र की होती है, संवैधानिक होती है, और दूसरी वास्तविक होती है। ब्रिटेन में औपचारिक कार्यपालिका कौन है? ब्रिटिश साम्राज्य, जिसके हाथों में वास्तविक शक्तियां नहीं है शासन की। वास्तविक शक्तियां यानी वास्तविक कार्यपालक कौन है वहां पर? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला मंत्रिमंडल, वो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। यहाँ पर अगर हम अध्यक्षात्मक शासन से संसदीय शासन की तुलना करें, तो हम ये पाते हैं कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में दो तरह की कार्यपालिका नहीं पाई जाती, बल्कि एक ही कार्यपालिका पाई जाती है। अमेरिका अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है, और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होने के नाते ही वहां पर शासन की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है। वही मुख्य कार्यपालक है, औपचारिक कार्यों को भी वही करता है, और शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग भी वही करता है। तो संसदीय शासन, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, ये एक दूसरे के विपरीत हैं संगठन की दृष्टि से। दूसरी विशेषता अगर हम देखते हैं संसदीय शासन की, तो हमें दिखाई देती है कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार का जो विधायी अंग है, यानी जो कानून निर्मात्री संस्था है संसद, और जो कार्यपालिका है, इन दोनों अंगों में बहुत घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ये घनिष्ठ संबंध हमें किस रूप में दिखाई देता है? कि वहां पर जो वास्तविक कार्यपालिका है मंत्रिमंडल, उसके लिए सबसे बड़ी योग्यता क्या है? सबसे बड़ी योग्यता मंत्री बनने के लिए ये है कि उसे संसद का सदस्य होना चाहिए, यानी विधायी संस्था का सदस्य होना चाहिए। कार्यपालिका में आने के लिए, मंत्री बनने के लिए उसे संसद के रास्ते से गुजरना पड़ता है, यानी पहले सांसद बनना होता है। बिना संसद के मंत्रियों का अस्तित्व नहीं हो सकता। इस दृष्टि से विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित दिखाई देती है। न केवल मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, बल्कि मंत्री पद पर बने रहने के लिए भी संसद का विश्वास हासिल होना जरूरी है। यानी मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रह सकती है जब तक
उसमें संसद को विश्वास हो। जिस दिन संसद ने अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया मंत्रिमंडल के विरुद्ध, उस दिन मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल, वो विधायिका से जुड़े हुए हैं, संसद से जुड़े हुए हैं। बिना संसद के उनका कोई वजूद नहीं है। यहां तक कि जो औपचारिक कार्यपालिका ब्रिटेन में राजा है, सम्राट है, वो भी संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद का निर्माण किससे होता है? 2 सदनों प्लस राजा, सम्राट, इन 3 से मिलकर ब्रिटिश संसद का निर्माण होता है। दूसरी तरफ जो विधायिका है यानी संसद है, वो भी अपने कार्य के लिए किससे जुड़ी है? कार्यपालिका से जुड़ी है। वैसे तो संसद का कार्यकाल, विशेष रूप से जो निचला सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसका कार्यकाल निर्धारित है, अब निर्धारित हो गया है 5 वर्ष, लेकिन उससे पहले भी कार्यपालिका चाहे तो उसे भंग कर सकती है। 5 वर्ष की अवधि से पहले भी अगर प्रधानमंत्री सम्राट को सलाह दे देता है कि कॉमन सभा को भंग कर दिया जाए, तो कॉमन सभा भंग हो जाती है। यानी विधायिका भी अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर कर रही है? कार्यपालिका पर निर्भर कर रही है। विधायिका जो कार्य करती है, कानून बनाने का कार्य मुख्य रूप से, उस कार्य में उसको नेतृत्व भी प्रदान किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा। आपने संसद के अधिकारों को पढ़ते समय ये देख लिया कि कैसे संसद में जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, ज्यादातर वो मंत्रिमंडल के द्वारा पेश किए जाते हैं, और संसद में अपने बहुमत के चलते कार्यपालिका अपनी इच्छा के अनुसार संसद से कानून बनवा भी लेती है, कानूनी प्रस्ताव पारित करवा लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि नाना तरीकों से संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में अगर हम देखें तो जस्ट विपरीत स्थिति दिखाई देती है। वहां क्या दिखाई देता है कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि तीनों का कार्यकाल संविधान के द्वारा निश्चित किया जाता है। संविधान ही उनके पद ग्रहण का तरीका निश्चित करता है, और अपने अस्तित्व के लिए ये तीनों अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। शासन की तीनों पारंपरिक शक्तियां, कानून बनाना, कानून को लागू करना और कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना, ये तीनों कार्य 3 अंगों के द्वारा किए जाते हैं, और तीनों अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए कार्य करते हैं। कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। तीसरी विशेषता मंत्रिमंडलात्मक शासन की क्या पाई जाती है? वो है मंत्रिमंडल की कार्यवाही की गोपनीयता। इसका मतलब है कि संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है अपनी बैठकों के माध्यम से, उनकी वो कार्यवाही गोपनीय होती है, यानी आम जनता में उसको प्रकाशित नहीं किया जाता। मंत्रीगण जब अपना पद धारण करते हैं तो उसके साथ साथ आपने भारत में भी देखा होगा मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह, कि वो एक तो अपने पद की शपथ लेते हैं, संविधान की रक्षा की, संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ लेते हैं, और दूसरी शपथ जो उनके द्वारा ली जाती है वो गोपनीयता की शपथ होती है, जिसमें वो शपथ लेते हैं
कि कोई भी विषय मंत्री के रूप में उनके सम्मुख यदि विचार के लिए लाया जाता है तो तब तक वो बाहर जनता में उस विषय को प्रकाशित नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा करना लोकहित की दृष्टि से बहुत आवश्यक ना हो जाए। तो ये संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल के कार्य की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कैसी होती है? गोपनीय होती है, यानी आम जनता में मंत्रिमंडल अपनी कार्यवाहियों का, अपने वैचारिक विषयों का प्रचार प्रसार या प्रकाशन नहीं करता। इसको गोपनीयता कहते हैं। अगली विशेषता जो मंत्रिमंडलात्मक या संसदीय शासन में हमें देखने को मिलती है वो ये है कि संसदीय शासन में जो मंत्रिमंडल बनता है, जिसके हाथ में शासन की वास्तविक शक्ति होती है, वो मंत्रिमंडल राजनीतिक दृष्टि से सजातीय होता है, यानी मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों का दल एक होता है सामान्य रूप से, या कई बार अगर कई दलों को मिला जुला कर मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, गठबंधन सरकार का निर्माण होता है, तो भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि समान विचारधारा वाले दलों के मध्य गठबंधन, समान विचारधारा वाले लोगों को मंत्रिमंडल में एक साथ शामिल किया जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शासन कार्य में सुविधा हो। मंत्रिमंडल जिन नीतियों को अपनाना चाहता है, उन नीतियों में विचारधारा या दल बाधक न बनने पाए, इसलिए एक ही दल के लोगों के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, यानी मंत्रिमंडल में एक ही विचारधारा और एक ही दल के लोग शामिल होते हैं। व्यवहारतः उसी पार्टी का मंत्रिमंडल बनता है जिस पार्टी को कॉमन सभा के चुनाव में बहुमत हासिल हुआ, यानी आधा से ज्यादा संख्या में सीटें कॉमन सभा में जिस पार्टी को प्राप्त होती है, उसी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है और फिर प्रधानमंत्री की सलाह और सहायता से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। लास्टली, संसदीय शासन या संसदीय लोकतंत्र का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। सामूहिक रूप में मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालक जरूर होता है, लेकिन उस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की बातों का विशेष महत्व होता है, उसके निर्णयों की केंद्रीय भूमिका होती। तो ये संसदीय लोकतंत्र की या मंत्रिमंडलात्मक शासन की कुछ विशेषताएं होती हैं जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र से उसको भिन्न करती। तो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में इन महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था सफलता के साथ कार्य कर रही है। ये मंत्रिमंडल कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इसकी शक्तियों का विस्तार क्षेत्र कहां तक है, इसको देखने से पहले हमें इसके गठन के बारे में जानना होगा कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल बनता कैसे, कैसे अस्तित्व में आता है। अगर हमें मंत्रिमंडल को परिभाषित करना हो तो हम क्या कहेंगे कि मंत्रिमंडल एक राजनीतिक इकाई है, जिस राजनीतिक इकाई के हाथ में शासन करने की वास्तविक सत्ता निहित। तो मंत्रिमंडल का जो गठन होता है वो गठन वास्तव में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ प्रारंभ होता है। सबसे पहले कॉमन सभा का चुनाव जब हो जाता है, कॉमन सभा ब्रिटिश पार्लियामेंट का निचला सदन है, प्रथम सदन है,
जिसके सदस्यों का निर्वाचन आम जनता के द्वारा, वयस्क मतदाताओं के द्वारा किया जाता है बहुमत की प्रणाली के आधार। जब चुनाव हो जाता है तो ये देखा जाता है कि किस पार्टी को कॉमन सभा में सबसे ज्यादा संख्या में सीटें प्राप्त हैं, यानी बहुमत की स्थिति में कौन है। बहुमत का मतलब होता है, साधारण बहुमत का मतलब होता है आधा से ज्यादा संख्या में होना, यानी कॉमन सभा की कुल सीटों में आधे से ज्यादा सीटें जिस पार्टी को प्राप्त होती हैं, उस पार्टी के नेता को ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हैं और प्रधानमंत्री पद पर उसकी नियुक्ति करती। ये एक परंपरा स्थापित हो गई है ग्रेट ब्रिटेन में। कोई संवैधानिक लिखित नियम मौजूद नहीं है इस संबंध में, बल्कि ये परंपरा अनुसार ही ऐसा किया जाता है। फिर जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो प्रधानमंत्री की सलाह और सहायता से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा ही की जाती है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि साधारण स्थितियों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में ये परंपरा ही काम करती है। सम्राट को उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति करनी होती है। लेकिन कई बार ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें सम्राट को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति करनी पड़ती है। हालांकि अब ऐसे अवसर कम आते हैं ब्रिटिश राजनीति में, क्योंकि जो दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं ग्रेट ब्रिटेन में, उन्होंने ये निर्णय कर लिया है कि जब भी प्रधानमंत्री का पद रिक्त होगा, किसी भी वजह से, उसके त्याग पत्र के कारण, पदधारी की मृत्यु के कारण या अन्य किसी कारण से, तो ऐसी स्थिति में कॉमन सभा खुद अपना नेता चुनेगी और उस नेता को ही सम्राट प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। लेकिन इतिहास में कई अवसर आए हैं ब्रिटिश राजनीति के इतिहास में, जब राजा ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति की है। लेकिन जब राजा अपने विवेक के आधार पर नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री पद पर, तो उसे हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होता है कि ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाए, ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाए प्रधानमंत्री के लिए जिसे कॉमन सभा का विश्वास आसानी से प्राप्त हो जाए, क्योंकि संसदीय व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के विश्वास पर्यंत ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो विवेक के प्रयोग की छूट कुछ हद तक एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में सम्राट को है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में। लेकिन ये परंपरा भी अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि दोनों दलों ने डिसाइड कर लिया है कि वो ही अपना नेता चुनेंगे अगर प्रधानमंत्री का पद किसी वजह से रिक्त होता है तो। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाने के बाद मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है कि मंत्रिमंडल में किन सदस्यों को शामिल किया जाए, ये निर्णय अंतिम रूप से प्रधानमंत्री का होता है। भले ही मंत्रियों को नियुक्ति कौन प्रदान करता है, सम्राट प्रदान करता है, लेकिन किसको नियुक्त किया जाएगा इस बात का निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये प्रधानमंत्री का अधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किन लोगों को शामिल करे और किन लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर रखे। लेकिन व्यवहार में हम क्या देखते हैं कि मंत्रिमंडल का गठन करते समय, मंत्रियों का चयन करते समय, मंत्रियों के विषय में निर्णय लेते समय प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे उसका अपना जो दल है
जिस दल का वो नेता है, उस दल के अंदर नेताओं की स्थिति क्या है, यानी जो प्रथम श्रेणी के नेता हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए, ऐसा ध्यान रखा जाता है। जिन सदस्यों का दल के अंदर प्रभाव है, दल के सदस्यों पर प्रभाव है, या जिनका आम जनता के मध्य प्रभाव है, उन प्रभावी नेताओं को मंत्रिमंडल में उसे शामिल करना होता है। साथ ही वो ये भी देखता है कि उसके मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को स्थान दिया जाए जो विभिन्न क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते, ब्रिटेन के विभिन्न क्षेत्रों से जो आते हो। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि वो इंग्लैंड के ही सारे व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में स्थान दे दे। वो ये भी देखेगा कि स्कॉटलैंड से कौन से प्रतिनिधि हैं, वेल्स से कौन से प्रतिनिधि हैं, आयरलैंड से कौन से प्रतिनिधि हैं, ताकि ग्रेट ब्रिटेन के सभी क्षेत्रों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिल सके और ये क्षेत्र संतुष्ट हो सके कि शासन में, सरकार में उनका भी समुचित प्रतिनिधित्व है। इसके साथ साथ जितने भी सामाजिक वर्ग हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, धार्मिक समुदाय हो या प्रजातिगत समुदाय हो, उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान मिले, ये भी ध्यान रखा जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके साथ साथ वो ये भी देखता है कि सदस्य ऐसे हो मंत्रिमंडल में जो काम करने में कुशल हो, दक्ष। पता चला प्रतिनिधित्व तो विभिन्न क्षेत्रों का हो गया, लेकिन जिन प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया उनमें कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से उतनी दक्षता नहीं है जितनी अन्य सदस्यों में। तो ऐसे सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान देने का कोई फायदा नहीं। साथ ही प्रधानमंत्री ये भी देखता है कि उनके अंदर लोक सेवा की भावना हो। सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिए, शक्ति की प्राप्ति के लिए वो मंत्रिमंडल में शामिल ना हो, बल्कि उनके अंदर ये भावना भी हो कि वो जनता की सेवा के लिए आए हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का उन्हें ध्यान रखना होगा। ऐसी भावना वाले लोगों को प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में स्थान देता है। इसके साथ साथ वो ये भी देखता है कि मंत्रिमंडल में दोनों सदनों को प्रतिनिधित्व मिल जाए। ऐसा ना हो कि सारे सदस्य कॉमन सभा के ही हों या ज्यादातर सदस्य लॉर्ड सभा के ही। सामान्यतया वो क्या देखता है कि कम से कम 4 सदस्य लॉर्ड सभा से अवश्य। तो नाना पैरामीटर्स के आधार पर, नाना कसौटियों के आधार पर प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है, जिसकी औपचारिक नियुक्ति सम्राट के द्वारा, साम्राज्ञी के द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल के गठन का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री के ऊपर, क्योंकि मंत्रिमंडल की सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि मंत्रिमंडल में किन लोगों का चुनाव किया गया है। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद का, ब्रिटिश मंत्रिपरिषद का गठन होता है। मंत्री पद के लिए आवश्यक योग्यता क्या है, आप पहले ही देख चुके हैं कि मंत्रियों के लिए सबसे अनिवार्य योग्यता होती है उनका संसद का सदस्य होना। यानी मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। चाहे कॉमन सभा का इलेक्शन जीतकर कोई संसद में पहुंचे, कॉमन सभा में पहुंचे, या लॉर्ड सभा में पीयर पद पर नियुक्त होने के बाद वो मंत्री पद धारण करे। अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिया जाता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको 6 महीने के भीतर संसद के किसी न किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है।
चाहे उसे लॉर्ड सभा का सदस्य बना लिया जाता है पीयर के रूप में नियुक्त करके, आजीवन पीयर के रूप में नियुक्त करके, या फिर वो कॉमन सभा के उपचुनाव में भाग लेकर संसद का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। ये जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है औपचारिक रूप से सम्राट के द्वारा और वास्तविक अर्थों में प्रधानमंत्री के द्वारा, समय समय पर उसमें फेरबदल भी होता रहता है और इस फेरबदल का अधिकार प्रधानमंत्री को प्राप्त है। यानी प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्रिमंडल से किसी सदस्य को बाहर कर सकता है, किसी नए सदस्य को शामिल कर सकता है अगर उसे ऐसी जरूरत महसूस होती है तो। विभागों में फेरबदल कर सकता है, गृह मंत्री को वित्त मंत्री बना सकता है, वित्त मंत्री को शिक्षा मंत्री बना सकता है। ऐसा फेरबदल चलता रहता है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में, मंत्रिमंडल में। 1937 में सम्राट का मंत्री परिनियम पारित किया गया और इस परिनियम के अनुसार ब्रिटिश मंत्रिमंडल में जो महत्वपूर्ण पद हैं वो है प्रधानमंत्री का, राजकोष के प्रथम लॉर्ड का, गृह विभाग के सचिव का, उपनिवेशों के सचिव का, युद्ध सचिव का, विदेश सचिव का, शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का, स्कॉटलैंड के सचिव का, कृषि सचिव का, स्वास्थ्य मंत्री का, श्रम और यातायात मंत्री। और भी बहुत से सदस्य होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्यों में इनकी ही गणना होती है। अब मंत्रिमंडल की कार्यवाही का संचालन कैसे होता है, कैसे कार्य करता है मंत्रिमंडल। शासन का अधिकार उसे प्राप्त है, लेकिन उस अधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे वो इन अधिकारों को प्रयोग में लाता है। तो इसके लिए वो समय समय पर अपनी बैठकों का आयोजन करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकें बुलाई जाती हैं और ये बैठकें अब प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई जाती हैं। एक समय था जब ब्रिटेन में वास्तविक अर्थों में राजतंत्र था, तब राजा के द्वारा अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई जाती थी, उनकी अध्यक्षता की जाती थी। लेकिन हैनोवर वंश का शासन जब से शुरू हुआ, ये देखा गया कि उस वंश के जो जॉर्ज राजा थे उन्हें राजनीतिक कार्यों में दिलचस्पी नहीं थी, लिहाजा उन्होंने खुद मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता न करके प्रधानमंत्री को नॉमिनेट किया बैठकों की अध्यक्षता के लिए। उसके बाद से ये परंपरा ही स्थापित हो गई कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता राजा के द्वारा ना की जाकर प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। और अब तो ब्रिटेन में राजतंत्र नाम मात्र का है, संसदीय जनतंत्र है, और संसदीय जनतंत्र में चूंकि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ये बैठक उस समय 2 बार बुलाई जाती है सप्ताह में, जब संसद का अधिवेशन चल रहा। संसद का अधिवेशन चल रहा होता है तो बहुत से आलोच्य विषय होते हैं, विचार विमर्श के विषय होते हैं, निर्णय का प्रश्न उपस्थित होता है। ऐसी स्थिति में सप्ताह में 2 बार बैठकें आयोजित की जाती है। लेकिन जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में सप्ताह में 1 बार ही मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाती है। इन बैठकों में किन विषयों पर विचार होता है कि संसद के आगामी अधिवेशन में या चल रहे अधिवेशन में कौन से महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, विदेश नीति का निर्धारण कैसे किया जाएगा, या प्रधानमंत्री जिन विषयों को आवश्यक समझता है उन विषयों को मंत्रिमंडल की बैठकों में विचार विमर्श के लिए रखता। मंत्रिमंडल अपना काम
अच्छे तरीके से कर सके, सुगमता के साथ संपन्न कर सके, इसके लिए कई स्थायी और अस्थायी समितियों का गठन भी किया जाता है और साथ ही औपचारिक रूप से मंत्रिमंडल के कार्यों का प्रशासन देखने के लिए एक मंत्रिमंडलीय सचिवालय भी होता है, जिसमें कई उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी कार्यरत होते हैं जो मंत्रिमंडल के कार्यों में सहयोग करते हैं, सहायता देते हैं, उनके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरीके से ब्रिटिश मंत्रिमंडल का गठन होता है।